जम्मू कश्मीर में इन दिनों चुनाव चल रहे हैं और जब चुनाव चल रहे होते हैं तो बाहर से भी काफ़ी नज़रें जम्मू कश्मीर पे गड़ी होती हैं, चाहे फिर वो कॉरपोरेट सेक्टर हो या बाहर के राजनीतिज्ञ हों। मगर ख़ास तौर पे जो जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर से बाहर बसे हुए हैं या बाहर रहते हैं, उनकी ख़ास तौर पे नज़र रहती है कि आखिर जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार आएगी, कौन कौन विधायक बनेगा। और ख़ास तौर पे ये ज़रूरी भी है क्योंकि हर एक को अपने नेटिव लैंड से बहुत प्यार होता है और ये भी होता है कि हमारे नेटिव लैंड में आखिर विकास कैसे होगा, मुद्दे कौन से हैं, कौन कौन चुनावों में क्या बातें कर रहा है। हम तो यहाँ के चुनाव में व्यस्त रहते हैं, मगर जो बाहर से देख रहा होता है उसकी नज़र ज़रा ज़्यादा सटीक होती है। तो हमारे साथ आज जो हैं शख्सियत, उनके तारुफ दो हैं। एक तो वो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं दुनिया की एक बहुत बड़ी शनाइडर इलेक्ट्रिकल के, जिनका नाम शायद हर देश में लिया जाता है या हर लोग जानते हैं। दूसरा वो जम्मू की एक ऐसी बेल्ट से हैं जो बॉर्डर इलाका भी है और सब अर्बन भी है और इसलिए वहाँ के मुद्दे भी बहुत ज़रूरी हैं। वो है आरएसपुरा इलाका। तो मेरे साथ हैं कैलाशपति शर्मा। तो कैलाश जी, बाई चांस ही आप जम्मू विजिट किया आपने, तो हमें मौका मिला आपसे बात करने का। अब सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि आप गुड़गांव में रहते हैं और विश्व में कहीं ना कहीं आपका विजिट चलता ही रहता है, क्योंकि अभी आप कुछ दिन बाद फिर यूएस जाने वाले हैं, आपकी बैठकें, बाकी चीज़ें। जो जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर के बाहर रहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के चुनावों को कैसे देख रहे हैं? दीपक जी, पहले तो बहुत प्रसन्नता हो रही है आपसे फेस टू फेस मिलने पे। फ़ोन पे तो हमारी बातें होती रहती हैं जी। और मैं दर्शकों को बता दूं कि इवन मैं थोड़े दिन पहले लंदन में था, तो हमारी को मीटिंग थी, तो वहाँ हमने करीब 25-30 लोग थे और उनमें से 12 या 13 जम्मू कश्मीर के थे जी। और वहाँ पे हमारा डिनर चल रहा था और पीछे द न्यूज़ रूम 2 आपका चल रहा था। क्या बात है सर, तो ये हमारे लिए बहुत पहले बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई हो लंदन कि में भी जम्मू के लोग न्यूज़ रूम को देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी दूसरी मुद्दा ये है कि हम जम्मू कश्मीर के गांव में पैदा हुए, जम्मू कश्मीर में हमने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद इंजीनियरिंग करने बाहर चले गए। उसके बाद मेरे को नहीं लगता दुनिया की जो भी सबसे बड़ी कंपनीज हैं, पिछले 25-30 साल मैंने उनसे काम किया। कम से कम 60 कंट्री में मैं खुद घूम चुका हूँ और मेरे न्यू रोल में तो हम लोग बाहर जाते रहते हैं जी। लेकिन एक चीज़ जो हमारे जहाँ से आती है, वो हमेशा हम कनेक्टेड रहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है जी। तो 3 मुद्दे हमारे दिमाग में आते हैं। बिफोर आई गो कि इलेक्शन का क्या है। पहला कि जहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है। दूसरा कि जहाँ पे सोशल जो बैलेंस है जम्मू कश्मीर में वो कैसा चल रहा है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल मुद्दा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले मैं इकोनॉमिकल मुद्दे पे आता हूँ। तो जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि हमारी वहाँ की जीडीपी कैसी है, हमारे जो लोगों का पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, क्योंकि जब कारपोरेट में रहते हैं तो हमें प्रॉफिट लॉस ज़्यादा समझ में आता है। बिल्कुल। और उससे ही लोगों का होता। दूसरा कि जो हमारे युवा हैं उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कैसी उनको जॉब मिल रहे हैं, उसमें हम लोग देखते हैं। तीसरा कि हमारी जो इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में चल रही है वो किस तरफ चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कैसी चल रही है, आईटी इंडस्ट्री कैसी चल रही है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कैसी चल रही है। तो उसमें हमारा थोड़ा बड़ा फोकस भी रहता है और हम उस पर थोड़ा। फिर दूसरी जो हमारी सोशल इनइक्वालिटी हम सोच लें कि जैसे हमेशा जम्मू या कश्मीर में ये चलता रहता है कि जम्मू में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, लद्दाख में क्या हुआ। उससे कभी कभी हमें चोट भी लगती है और कभी कभी थोड़ा दुख भी होता है और कभी कभी प्रसन्नता भी होती है। दुख तब होता है कि जब हम अपने जम्मू कश्मीर को बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुशी तब होती है कि जब सारे जम्मू कश्मीर लद्दाख को इक्वली, अगर एक एम्स इधर बनता है एक उधर बन रहा है। पहले थोड़ी इनइक्वालिटी रहती थी, बट हम अब देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा जो हमारे रूरल पॉपुलेशन है, आई गेस उसमें हमारी ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद एक रूरल से हूँ, तो उसमें हम लोगों का काफ़ी स्टीक थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं कि वहाँ पे और कैसा होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हैं, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, सोशल है, जिसमें हमारी नज़र रहती है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के जैसे आप बाहर हैं और आपने बताया कि कुछ दिन पहले आप लंदन में थे और वहाँ एक डिनर पे 10-12 जम्मू के लोग ही बातचीत कर रहे थे आपस में। तो जब आप लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर जो कैंपेनिंग में बातें हो रही हैं
कि पाकिस्तान क्या सपोर्ट करता है एनसी कांग्रेस को, क्या यहाँ के क्या यहाँ मुफ्त बिजली, तो आप किन मुद्दों पर आप बात करते हैं जो यहाँ प्रचार में एक दूसरे पर अटैक करते हैं पॉलिटिशियंस, वही बातें आप लोग भी डिस्कस करते हैं, बाहर का कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी डिस्कस करता है, या फिर जो बाहर जम्मू के लोग हैं आप उन मुद्दों पर बात करते हैं जो ज़मीनी मुद्दे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपक जी। जब हम वहाँ बात करते हैं तब मैं ये नहीं बोलता कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे खित्तों के लोग होते हैं और हम सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यहीं से निकले हैं, इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। और जब हम बात करते हैं हम ज़मीनी मुद्दों की बात करते हैं। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आप पॉलिटिकली किसको, और हमें दुख होता है वैसे जब लोग वो 60% ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हम बात करते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के बच्चे, उनकी शिक्षा कैसे चल रही है, उनको टेक्निकल एजुकेशन में क्या कर रहे हैं। अगर स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया नारे बड़े अच्छे हैं, बट वो ग्राउंड पे उन लोगों को स्किल दे के जॉब में कितने कन्वर्ट हुए, वो हमारा डिस्कशन होता है। हमारा होता है कि कश्मीर में एप्पल पैदा हो रहे हैं, हमें लगता है आरएसपुरा से जहाँ से आता है बासमती है, कि बासमती जब आप बोलते हो कि किसानों की हम दुगनी कर देंगे, लेकिन हमारा मुद्दा ये होता है कि वहाँ जो लागत आ रही है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बात है कि जो किसान का 1 एकड़ में या 1 कनाल में जो गेहूं या धान जो बासमती बोलते उगाते हैं, जब वो बेचता है वो डिफरेंस ही नहीं आता है। तो हमारा मुद्दा ये होता है कि इसको कैसे बढ़ाएं। मैंने आपको फिर लंदन लेके चलता हूँ। हम वहाँ अपने एक जम्मू और पंजाबी गए, उनके अपने खेत थे, वो बोलते हैं कि उनका जो भी फसल है, मिनिमम वेज अगर इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको $40,000 है, किसान है उसका $60,000 है। तो हमने देखा 70% तो किसानों की आय ज्यादा है बाकियों से, में भी इंजीनियर सभी हमारे जहाँ है, किसान गरीब बन जाता है। तो आई गेस जो हमारे मुद्दे बड़े बेसिक पे चलते हैं कि हम लोग इसमें और बाकी जो ये लोग धर्म पे, जाति पे, बिलीव मी हमें दुख होता है कि हम जब इतने पढ़ लिखने के बाद भी, साक्षरता बढ़ने के बाद भी, हम फिर उसी जातिवाद, हम फिर उसी धर्म जाति पे जाते। बट हमारे मुद्दे बेसिक पे ज़्यादा डिस्कशन होता है। शर्मा जी 370 गई, 5 साल हो गए, 370 और 35 से गई। उसके बाद केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा दावा किया कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत बेहतर हैं, हुए भी कश्मीर में, मगर आतंकवाद पे लगाम अभी भी नहीं लगी। आप जो बाहर लोग रहते हैं, आप कैसे देखते हैं 370 के जाने के बाद के ये चुनावों को, कि वाकई में 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर को लाभ हुआ है, या बाहर बैठ के आप जो लाभ देख पा रहे हैं, या फिर जब आप यहाँ आते हैं परिवारों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों दोस्तों से मिलते हैं, वो क्या बताते हैं? पहली है कि 370 को जाना ही था। हम जो बाहर बैठ के सोचते हैं कि स्टेट बनी रहनी चाहिए थी, स्टेट बननी भी चाहिए, बट 370 जाने से 2-3 फायदे हुए हैं। लगता है कि 370 जाने के बाद अभी भी कुछ टेररिस्ट जो अटैक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट तो रहता है टेररिज्म को, बट हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा 13 कंट्रीज के बीच की एक बड़ी पजल है, जो ग्लोबल मुद्दा है। अगर हम ये बोलते हैं कि 370 से सारी की सारी टेररिज्म खत्म हो जाएगी, शायद हम गलत सोच रहे हैं। बट जो 370 से अच्छी चीजें हुई, जैसे मेरे को कभी इमोशनल लगता था कि जैसे मेरी बेटी अगर कहीं बाहर शादी हो जाती है, या दूसरे मेरी 2 बेटी हैं, मेरे को इमोशनल लगता था यार, देन शी इज नॉट मेरी प्रॉपर्टी एंड ऑल। तो आई गेस बहुत सारे जो इमोशनल मुद्दे थे। आप देखो कहाँ चले गए वो पत्थरबाज। आप देखो हम लोग अभी कश्मीर गए थे, आप रात को 11 बजे तक 70 किलोमीटर अंदर हमने एनजीओ को काम किया। तो मेरे को लग रहा है 370 को जाना ही था। और जितने भी लोग बाहर हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ 95% जो हमारे कश्मीर के भाई बाहर भी हैं, उनको भी लगता है कि 370 बाहर गया बहुत अच्छा है। अब कुछ पॉलिटिक्स उसमें हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अभी वापस आने वाला है नहीं। बट हम बाहर के जो भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या कश्मीरी या जम्मू है, हमें लगता था कि 370 हटना चाहिए था और हट गया। अच्छा, एक और चीज़ है गिलास जी, सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है, जैसे हम लोग यहाँ बैठकर तो हम जो प्रचार देखते हैं, हम तो चलो एज ए पत्रकार रोज़ हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, यहाँ का आम आदमी है वो ज़्यादा मैनिफेस्टो पे ध्यान नहीं देता, वो अपने कैंडिडेट पे भी कम ध्यान देता, वो ये देखता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि वोट देने के लिए, या आप भी वोट देने आएंगे, जरूर जाहिर सी बात है कि वोट देने तो आना भी चाहिए, और बहुत से लोग आते भी हैं वोट देने, गुड़गांव से, दिल्ली एनसीआर से, या बाहरी राज्यों से। वोट जब आप देंगे तो किन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा किया जाएगा, कैंडिडेट पे, मैनिफेस्टो पे, या पार्टी पे? हाँ, ये अभी मैंने ना थोड़े दिन देखा हर एक नेता के जो भाषण हो रहे हैं,
90% ऑफ द जो भाषण हो रहे हैं वो लोगों को मुद्दों पे मैनिपुलेट कर रहे हैं। हाँ, वो मुद्दों से पे हटके हैं कि उसने वैसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। मैं गृह मंत्री जी का भाषण देख रहा था, मैं लोकल लीडर्स का भाषण देख रहा था। मैंने किसी पार्टी के फेवर में अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन जो मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ सारे जम्मू कश्मीर वासियों से कि आप डेफिनेटली जो इन्होंने मैनिफेस्टो सामने रखा है उसको तो देखो जी। लेकिन सबसे प्रॉब्लम हम लोगों में क्या है, जो आम आदमी है, मैनिफेस्टो थोड़े दिनों में अलग हो जाएगा जी। मैनिफेस्टो को सामने रख के वोटिंग करनी चाहिए। कैंडिडेट एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, उसको देख के करनी चाहिए। और तीसरा ये है कि वो कौन सा बंदा आपको लगता है कि आपकी मैनिफेस्टो को बात आपसे बता रहा है और उसको कन्वर्ट करेगा। ये 2-3 मुद्दे हैं, लेकिन आई गेस हमें सबको सचेत रहना चाहिए इलेक्शन के बाद कि जब ये मुद्दे क्या ये इंप्लीमेंट होते हैं नहीं। हाँ। और मैं एक चीज यहां बोल रहा हूं कि हम जैसे रूरल उत्थान मिशन एक छोटा सा एनजीओ लगाते हैं, उसने पहले भी बोला था कि हम इसके बाद लोगों को ये चेतना करेंगे कि ये इनके मुद्दे थे, अब इनको आप प्रेशर दो, फोकस करो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन अच्छा कैंडिडेट, अच्छा मैनिफेस्टो वो देखना चाहिए मेरे से। कैलाश जी, आप काफ़ी सालों से बाहर हैं, आप ग्लोबली बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छी पोजीशन पे हैं, मगर बहुत सारे यूथ ऐसे भी हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं, वो अच्छे सेटल नहीं हो पाते, फिर वापस आते हैं। अब हर पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में और अपने प्रचार में नौकरियों की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि हम भी नौकरियाँ देंगे, कांग्रेस ने 1 लाख नौकरियाँ देने की बात कही, एनसीपीडीपी नौकरियाँ देने की बात कर रही है। आपको लगता है कि यहाँ पे अब 370 भी चली गई, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जम्मू कश्मीर में आना चाहिए, अच्छी नौकरियाँ यहीं ही डेवलप हों ताकि यहाँ के बच्चे यहीं जॉब अच्छी कर पाएँ? बिल्कुल। अभी ना देखो, अनएम्प्लॉयमेंट में मैं न्यूज़ देख रहा था, हम नंबर 2 या 3 पे चल रहे हैं जम्मू कश्मीर। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा टैलेंट, मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ बहुत सालों से, जितने भी जम्मू कश्मीर के बच्चे हमारे बाहर गए हैं और जिनसे हम मिलते हैं, उनका जो टैलेंट है, उनका जो IQ है, मैं बता दूं वो काफ़ी अच्छा है। और मुझे लगता है हार्ड वर्कर भी हैं, पोलाइट हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छे मिक्स हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ हम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग ना 1 लाख नौकरी करेंगे, उसमें भी जब आप थोड़े डीप जाके देखो, कुछ गवर्नमेंट के होंगे, कुछ बोलेंगे हम स्किल। हाँ। आप पिछले 6 सालों में मैं बोल सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में कम से कम 60,000 लोगों को स्किल पे ट्रेनिंग दी है। उन 60,000 लोगों से अगर मैं क्वेश्चन करूं कि कितने लोग कन्वर्ट हुए, 10%, 15%, 20%। कुछ लोग जो कन्वर्ट होके, जैसे आपने बोला, वो कश्मीर में दिल्ली चले गए, बेंगलोर चले गए, और थोड़े दिन में उनको लगा यार मैंने इंजीनियरिंग करी है, इतना सारा करा है, 15-20 हज़ार उनको सैलरी मिल रही है, मैं वापस जाता हूँ। तो मेरे को जो लग रहा है कि इनको जो 2-3 बड़े पॉइंट उठाने चाहिए। एक तो इमीडिएटली गवर्नमेंट की जो नौकरियां जो 1 लाख से बोल रहे हैं वो भरनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, एक कश्मीर में, एक जम्मू में, आपको बताऊं 3 लाख प्लस IT एग्जीक्यूटिव है इस कंट्री में जी। अगर हम जहां बोले कि भैया 10,000 2 बड़े क्लस्टर हम IT कंपनीज के जहां खोलेंगे, और IT आप कहीं से भी करो, IT के ऑफिस हैं, वर्चुअल कर सकते हैं, एक वो। दूसरा, हमने इंडस्ट्री की बहुत बातें कर ली, लेकिन बड़े अफसोस की बात है मेरे को कि हम बोल रहे हैं 50,000 करोड़ आगे, 60,000 करोड़ आगे। मेरे को दिखाइए कि 50,000 करोड़ में कितने लोगों की जॉब लगी। आई गेस नई सरकार को ये देखना पड़ेगा कि 50,000 करोड़ जो हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसमें से 30-40 हज़ार बच्चों को जहाँ जॉब मिल रहा है, नहीं तो 20,000 बच्चों को जॉब मिल रहा है कि नहीं। तो IT क्लस्टर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होना चाहिए। और अब आप देखो, गुजरात में 1,000 प्लस स्टार्टअप से लोगों ने, एक स्टार्टअप ने मिनिमम 10 से 50 लोगों को जॉब दे रहा है। जम्मू कश्मीर में हम स्टार्टअप की बात करते हैं, बट आई गेस इसमें इंडस्ट्री के लोगों को लाना चाहिए, गवर्नमेंट के लोगों को लाना चाहिए, उस स्टार्टअप को कंपोनेंट लेवल पे, सब IT सिस्टम पे उसको डेवलप करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप 1 लाख गवर्नमेंट जॉब देते हो, 1 लाख प्राइवेट में क्रिएट करते हो, और 15-20 हज़ार जॉब और जो आप थ्रू स्टार्टअप एंड ऑल, तो आई गेस इनको पूरा नजरिया चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक और बताना चाहता हूँ कि बड़ी जो भी गवर्नमेंट आएगी जी, जो लोकल लीडर हैं, हमें देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, IT मिनिस्टर कौन है, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है। वो ऐसे हाथों में देना चाहिए जिनका विजन हो कि हमें जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लानी है, और हमारे जैसे लोग हम अपना पूरा क्लस्टर बनाएं जो जम्मू से कश्मीर से बाहर गए हुए हैं,
उनको यूज करें कि यार यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे। एक और सवाल है गिलास जी, थोड़ा सा क्रिटिकल सा है कि धारा 370 गए 5 साल हो गए, हमने काफ़ी चीज़ों में हमने खुद अभी बात की कि सुधार हुआ है और हम मानते भी हैं, ग्राउंड पे दिखता है, मगर एम्प्लॉयमेंट किसी भी स्टेट को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होगी तो वो स्टेट आगे बढ़ेगी इकोनॉमिकली भी और उसका यूथ भी आगे बढ़ेगा। क्या जम्मू कश्मीर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो एंट्री थी वो इजी एंट्री नहीं हो पा रही, इसलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड जम्मू कश्मीर में अभी भी उतना नहीं आया जितना आना चाहिए, खासतौर पे कश्मीर में भी और जम्मू में, दोनों जगह, या फिर यहाँ की गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिली, कारण क्या रहा? मैं पहली जब हमारी गवर्नमेंट ने जहाँ सबमिट करी थी इंडस्ट्रियल सबमिट, मैं भी उसका पार्ट रहा, दूसरी हो नहीं पाई। हमारे गवर्नर साहब ने काफ़ी एफर्ट्स करे, हमारे बाकी कुछ स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज बीच बीच में उन्होंने कुछ एफर्ट्स करे, मैं भी कुछ मीटिंग्स में उनके साथ बाहर था जी। आई गेस पहले क्या हुआ, जब 370 ब्रेक हुआ, एक बड़ा मोमेंटम हुआ बाहर कि अब जम्मू कश्मीर में जाना चाहिए, इजी है और इंडस्ट्री में चलो। मेरे को कम से कम जो मेरे सीईओज वगैरह दोस्त हैं, कम से कम 50 लोगों ने बोला कि कब चल रहे हो यार, हमें वहां लैंड चाहिए, हमने करना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर में अभी रॉ है, लैंड मिल जाएगी, जूथ मिल जाएगा इजीली, बिजनेस हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है। बट फिर स्लोली शुरू में गवर्नमेंट ने भी थोड़े से एफर्ट्स दिखाए, फिर गवर्नमेंट भी फिर हमें क्या लगा, एकदम एक मोमेंटम थोड़ा स्टेबल सा हो गया, स्थिर सा हो गया, जहां हमें लग रहा था कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ और इंडस्ट्री आएंगी। मैं ये भी नहीं मानता कि कुछ भी नहीं हुआ। अगर 30-40 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट दुबई से जब हमारे लोग कश्मीर में आए कि हम होटल बनाएंगे, डेवलप करेंगे, कुछ चीजें हुई, बट अभी जो एक इकोसिस्टम मोमेंटम होता है वो बिल्कुल थोड़ा बीच में बंद हो गया। फिर सेकंड लेयर आई, किसको लेके चलो, फिर मिलिटेंसी थोड़ी सी स्टार्ट हुई, फिर लोग चुप कर गए। तो मेरे हिसाब से अभी पूरा इकोसिस्टम बाहर की इंडस्ट्री के लिए, वो जैसे साइनोसोडल साइकिल होती है ना जी, वो हमें बहुत और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको लगता है पॉपुलर गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये थोड़ा तेज होगा? पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो थोड़ा तेज होगा, बट डिपेंड करेगा कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी वो कौन से ऑफिसर्स को आगे रखती है, कौन से मिनिस्टर को आगे रखती है, कौन से पॉलिसीज को आगे रखती है। और मेरे हिसाब से अगर वो कन्विक्शन होगी और सबको लेके चलेंगे तो ये हो सकता है। खैर आप एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं, तो इतना तो आपसे पूछ सकते हैं, लगता क्या है बाहर बैठ के आपको स्टेट के किसकी सरकार आ सकती है, चांसेस क्या लग रहे हैं? अभी इस बार एक बड़ी अच्छी जो या बाहर जो आप, सॉरी इंटरप्ट आपको कर रहा हूँ, जो बाहर जिन लोगों से आप मिलते हो, वो भी आपके जम्मू कश्मीर के काफ़ी लोग आपके परिचित हैं जो बाहर रहते हैं, वो क्या सोचते हैं किसकी सरकार आ सकती है? इसमें ना मैं को पॉलिटिकल एंगल ना ऐड करते हुए मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि क्या बात चल रही है, अब किसी की बनती है मालूम नहीं। अब देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट कश्मीर में उस टाइम हो रहा है जी, वो कभी हुआ नहीं भाई। यही होता था कि पीडीपी आएगी, एनसी आएगी, जम्मू से कांग्रेस और बीजेपी, दोनों में से जो ज्यादा ले जाएगी। 2-3 पैंथर्स की होती थी, वो भी अभी पता नहीं एक ही जगह से लड़ रहे हैं। और अब जब पीडीपी, एनसी, अपनी पार्टी, फिर अभी नजीर साहब, उसके बाद जो जमात के लोग हैं, इंडिपेंडेंट है, हमें सबको पता चल रहा है कि वहां पे अगर इतनी बम्पर वोटिंग हुई है तो कुछ ना कुछ तो कश्मीर में भयंकर चल रहा है। अब गवर्नमेंट किसकी बनेगी, मेरे को जो लग रहा है कि इस टाइम एक हंग असेंबली होगी, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज कैमरे पे। लेकिन होगा क्या कि फॉर एग्जांपल अगर एनसी और कांग्रेस की बनेगी तो इनको जितने भी ये पीडीपी, नजीर अहमद, जितने भी सबको साथ लेके इनका बने। अगर बीजेपी की बनेगी तो इनको इंजीनियर रशीद, अपनी पार्टी और जितने भी ये इंडिपेंडेंट सारे मिलके, तो आपको एक बड़ी क्लियर सरकार, जो आज लग रहा है कि बीजेपी बोल रही है हम पार्टी गवर्नमेंट बनाएंगे, जहां कांग्रेस और एनसी बोलती है हम क्लियर गवर्नमेंट बनाएंगे, ये दोनों की गवर्नमेंट क्लियर नहीं बनेगी। इनको बहुत सारे सहारों की जरूरत होगी और मेरे हिसाब से वो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा। बहुत धन्यवाद कैलाश जी आपके साथ बात करने के लिए, और आपकी जो व्यूज़ बाहर बैठ के हैं तकरीबन वो बहुत क्लियर हैं, क्योंकि यही चीज़ हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में होगी। मगर इसका मतलब है जो जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू से बाहर बैठे हैं, वो उनकी भी नज़र बिल्कुल जो है एक ईगल आई जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पर चल रही है। तो
जिस तरह से केपी शर्मा जी ने कहा कि सरकार किसी की भी आएगी, उसमें डिपेंड ये करता है कि पॉलिसीज क्या हैं, चेहरे कौन से आगे लाए जाते हैं, मंत्री किनको बनाया जाता है और किसको कौन सा विभाग दिया जाता है। मगर ज़रूरी ये भी है कि सरकार जो भी बने कम से कम पॉजिटिव हो और लोगों के मुद्दों पे बात करे। प्रचार में तो खैर एक दूसरे पर छीटाकशी होती है, मगर जब सरकार बन जाती है तब वो सरकार लोगों के बारे में सोचे। और यही जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा है और उन लोगों के लिए अच्छा है जो जम्मू कश्मीर से बाहर बैठे हैं मगर बिलोंग जम्मू कश्मीर से करते हैं, नज़र जम्मू कश्मीर पे रखते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि आपको एक ऐसा कार्यक्रम भी दिखाएं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो बाहर बैठे हैं बहुत अच्छी पोजीशन में देश दुनिया में, वो क्या सोचते हैं जम्मू कश्मीर के चुनावों में। तो ये एपिसोड उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कम से कम 5 लोगों से शेयर ज़रूर करिए, हमें लाइक फॉलो करके बताइए और DM करके बताइए कि आपको ऐसे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमारी कोशिश ये रहती है कि चुनावों के बीच आपको अलग एंगल की स्टोरीज़ और इंटरव्यूज़ दिखाते रहें। बहुत धन्यवाद।